5 सितंबर 1872 को ब्रिटिश जहाज ड्रेग्रेसिया पूरी रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा था। पुर्तगाल से करीब काफी दूर पश्चिम की तरफ वह एजोर्स आइलैंड के पास था। इस जहाज के कैप्टन थे डेविड मोरहाउस। अटलांटिक महासागर पूरी तरह से शांत था और सब कुछ सही लग रहा था। तभी कैप्टन मोरहाउस को बीच समंदर में एक शिप दिखाई दी, जिसे देखकर वो चौंक गए। ये जहाज मेरी सेलेस्टे था, जो उनके निकलने के 8 दिन पहले निकला था। हैरानी की वजह सिर्फ यही नहीं थी, क्योंकि मेरी सेलेस्टे जिस रास्ते पर था वह उसके रूट में कहीं नहीं था और कायदे से तो उसे अब तक वहां पहुंच जाना चाहिए था जहां तक उसे पहुंचना था। ये सब नजारा देखकर कैप्टन मोरहाउस के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। तो आखिर ऐसा इस शिप में क्या हुआ था जिसने 150 सालों से अपने रहस्य को छुपाए रखा है, वो राज जिसे समंदर के अलावा कोई नहीं जानता। तो आइए इस राज की गहराइयों में जाकर इसे जानने की पूरी कोशिश करते हैं। In November 1872, during the worst weather since records began, hundreds of vessels were lost or abandoned in the Atlantic. One of these would become a legend. The Mary Celeste, an American registered brigantine, was found 400 miles east of the Azores. She was seaworthy, her cargo intact, and there was food and supplies for 6 months on board. The biggest mystery of Mary Celeste. दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1861 में, जब कनाडा के नोवा स्कोटिया में एक शिप तैयार किया गया और उस वक्त उसका नाम अमेजन रखा गया। और जब ये जहाज समंदर में चलना शुरू हुई तो इस जहाज के शुरुआती सफर में ही कई कप्तान इतना बीमार पड़ने लगे कि जब भी वो खांसते थे तो उनके मुंह से खून निकलने लगता था। ऐसा ही एक केस और हुआ, जिसमें ये अपने सफर के दौरान एक फिशिंग डैम से डैमेज होकर जब ये शिपिंग यार्ड पर पहुंची, तब उस शिपिंग यार्ड में अपने आप आग लग गई और वो पूरा शिप यार्ड जलकर खाक हो गया। लेकिन अमेजन का बाल भी बाका नहीं हुआ और इसी तरह उसने एक बार अटलांटिक ओशियन में एक शिप को ठोकर मारकर उसे समंदर में डुबो दिया। लेकिन इन सब के बाद जैसे ही जहाज का पहला मास्टर रॉबर्ट मैक्लेलन बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई, तो ऐसा माना जाने लगा कि मेरी सेलेस्टे पर शैतानी साया है। और इसका असर इतना ज्यादा देखने को मिला कि अपनी यात्रा के दौरान या तो इस जहाज को भारी नुकसान झेलना पड़ता था, नहीं तो इसके मालिक की हालत बद से बदतर हो जाती थी। और बार बार समुद्री हादसों के चलते इस जहाज के मालिक बदलते गए, क्योंकि स्थापित जहाज होने के कारण या तो इसके मालिक बीमार होकर मर जाते थे या उनका दिवालिया निकल जाता था। इन सब के बावजूद भी रिचर्ड हैंस नाम के एक अमेरिकी ने इस जहाज को खरीद लिया और इस जहाज का पूरा हुलिया ही बदल दिया और इसका नाम दी अमेजन से मेरी सेलेस्टे रख दिया। लेकिन इसका नाम और रंग रूप बदलने के बाद भी इस जहाज से काली शक्तियों का साया नहीं गया। परेशान होकर रिचर्ड ने इस जहाज को बाद में बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स नाम के कप्तान को बेच डाला। अपने शुरुआत के कई सफरों में ये छोटी मोटी हादसाओं का शिकार हुई थी। यही वजह है कि ये सिर्फ हादसों के मामले में पहले ही मशहूर थी, लेकिन अभी सबसे बड़ी घटना होनी बाकी थी। हुआ यूं कि 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क के एक तट पर इस जहाज में 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल लोड किया गया, जिसे न्यूयॉर्क शहर से अटलांटिक ओशियन होते हुए जिनेवा तक जाना था। जहाज पर कैप्टन ब्रिग्स, उनकी पत्नी सारा और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया और 7 क्रू सहित 10 लोग सवार थे। अपने सफर की शुरुआत में इस शिप में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं थी और ये शिप बड़ी ही आसानी से अपने सफर में आगे बढ़ा जा रहा था। ये सफर करीब 7,500 किलोमीटर लंबा था, जिसे पूरा करने में कई हफ्ते लग जाते थे। उस समय में शिप पर किसी भी प्रकार का कोई भी जीपीएस या एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं था, जिससे कप्तान के साथ कोई कनेक्शन बनाया जा सके। मेरी सेलेस्टे को न्यूयॉर्क से निकले 3 हफ्ते हो चुके थे, जिससे जिनेवा में उसके ना पहुंचने को लेकर सब चिंतित थे। लेकिन इन सब के बाद भी मेरी सेलेस्टे का कोई भी अता पता नहीं था। यहाँ तक कि अब दूसरी शिप जिनेवा तक पहुंचना शुरू हो गई थी। लेकिन अब सवाल यही था कि आखिर इतने हफ्ते गुजर जाने के बाद भी मेरी सेलेस्टे अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाया था। मेरी सेलेस्टे के निकलने के 8 दिन बाद एक और शिप को निकलकर इसी रास्ते से होकर जिब्राल्टर तक जाना था। ये द ग्रेडिया नामक शिप थी, जो 5 दिसंबर 1872 को एजोर्स आइलैंड के करीब पहुंची थी। तभी इस शिप के कैप्टन डेविड मोरहाउस को बहुत दूर खड़ी एक शिप दिखाई दी, जो बिना किसी हरकत के समंदर में शांत खड़ी थी। साथ ही कैप्टन ने नोटिस किया कि शिप पानी में आगे नहीं बढ़ रही थी। समंदर के बीचों बीच यह नजारा देखकर कैप्टन को शक हुआ। तब उसने दूर से ही उस शिप को सिग्नल भेजना शुरू किया, लेकिन उस शिप से कोई भी जवाब ना आता देख कैप्टन ने उस शिप के पास जाने का फैसला लिया। और जब वो उसके पास पहुँचे तो मालूम पड़ा ये उनके दोस्त की शिप मेरी सेलेस्टे है, जिसके न्यूयॉर्क से निकले
हुए अब पूरे 1 महीने गुजर चुके थे। ये शिप जिब्राल्टर से लगभग 1800 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशियन में बिना किसी इंसान के अपने आप ही अकेले तैर रहा था। जब कप्तान ने अपने क्रू को मेरी सेलेस्ते में भेजा तब मालूम पड़ा कि शिप में कोई भी मौजूद नहीं है और जो 10 लोग 1 महीने पहले न्यूयॉर्क से निकले थे वो सभी के सभी गायब हो चुके थे। समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर चलते जहाज से 10 लोग कैसे लापता हो गए, लेकिन कोई तो सुराग होता। पहले तो उन्हें लगा कि शायद शिप पर किसी ने हमला किया होगा, लेकिन उस शिप पर लगभग सब कुछ सही सलामत था। लूटपाट का कोई भी निशान मौजूद नहीं था। जब डेग्रेडिया के क्रू सदस्यों ने मेरी सेलेस्ते जहाज की अच्छी तरह जांच पड़ताल की तो कुछ खामियां नजर आई, जैसे कि जहाज पर रखे रास्तों के चार्ट इधर उधर पड़े हुए थे। जहाज के 2 प्रेशर मेजरिंग पंप में से एक टूटा हुआ था। मेरी सेलेस्ते के निचले हिस्से में लगभग 3.5 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ था और जहाज के फ्रंट और बैक हेज के कवर निकले हुए थे। साथ ही जहाज की छोटी और इकलौती लाइफ बोट और उसके साथ में रस्सियां भी गायब थी। हालांकि वहां मौजूद कार्गो सही सलामत था और मेरी सेलेस्ते में जो 1700 बैरल इंडस्ट्रियल एल्कोहल रखी हुई थी, जिसमें से 9 डिब्बे लीक होने की वजह से खाली हो गए थे। इन सब के बावजूद इतना तो तय हो गया था कि इस जहाज में किसी भी प्रकार की कोई भी लूटपाट नहीं हुई थी। जहाज में इतना राशन था कि अगले 6 महीने का वक्त आराम से कट सकता था। क्रू मेंबर्स का सारा सामान भी ठीक था, लेकिन कप्तान का नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स और शिप के पेपर दोनों गायब थे। कैप्टन के कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ था, यहाँ तक कि बिस्तर भी ठीक नहीं था और उनके स्मोकिंग पाइप्स भी उन सब के कमरे में रखे हुए थे। उन दिनों हर नाविक अपने स्मोकिंग पाइप्स को अपने साथ रखता था। इन सब के बावजूद जब मेरी सेलेस्ते शिप के कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स की डायरी उनके केबिन में मिली, जिसमें उन्होंने लॉग एंट्री की हुई थी। आखिरी एंट्री 25 नवंबर 1872 को सुबह 8 बजे की गई थी, यानी लवारिस हालत में जहाज मिलने के करीब 10 दिन पहले। मतलब साफ था कि इस जहाज पर बीते 10 दिनों से कोई नहीं था। आखिर सब कहां चले गए थे? हैरानी की बात तो ये थी कि कैप्टन ब्रिग बहुत ही काबिल कैप्टन माने जाते थे और साथ ही वो अपने क्रू खुद सिलेक्ट करते थे, यानी कि उनके क्रू भी टॉप क्लास के होते थे। फिर आखिर ये लोग कहां गायब हो गए? इसी सवाल को लेकर डेग्रेडिया जहाज के कैप्टन डेविड मोरहाउस चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि शायद कोई असामान्य घटना घटी होगी जिसकी वजह से सब समुद्र में गिर गए होंगे, या हो सकता है कि कोई बीमारी फैल गई होगी। फिर उस वक्त समंदर का एक नियम था, अगर किसी व्यक्ति को दूसरा कोई जहाज या कार्गो लवारिस हालत में मिलता है और वह उस जहाज या सामान को लेकर आता है तो वह व्यक्ति बचाई गई संपत्ति के मूल के अकॉर्डिंग इनाम का हकदार होता है। इस समुद्री कानून को लॉ ऑफ सैल्वेज कहते हैं। जाहिर है कैप्टन मोरहाउस को यह नियम पता था। वह दोनों जहाज लेकर जिब्राल्टर के लॉ कोर्ट पहुंचे। यहाँ उन्होंने इंश्योर की रकम के लिए जिब्राल्टर के अटॉर्नी जनरल फ्रेडरिक सॉली फ्लड से संपर्क किया। फ्रेडरिक को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें कुछ षड्यंत्र नजर आ रहा था, जिसके चलते 3 महीने तक जांच चली, मगर कुछ साबित नहीं हुआ। आखिर में उन्हें इनाम दिया गया, लेकिन इंश्योर की रकम $46,000 का सिर्फ छठा हिस्सा। इससे पता चलता है कि अधिकारी डेग्रेडिया जहाज के क्रू की बातों से पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं थे। अटलांटिक म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम्स डिवीजन के सीनियर टेड हैंक कहते हैं, इसकी कितनी संभावना है कि न्यूयॉर्क से निकले 2 जहाज दुर्घटनावश 2138 मील दूर उत्तरी अटलांटिक के मध्य में मिले। यह भी पता चलता है कि दोनों जहाज एक साथ ही न्यूयॉर्क हार्बर पर खड़े थे। अफवाहें तो इस बात की भी है कि मेरी सेलेस्ते अपनी यात्रा पर निकलने से पहले दोनों जहाज के कैप्टन ने एक साथ डिनर किया था। फिर मेरी सेलेस्ते जहाज में कैप्टन ब्रिक्स की भी हिस्सेदारी थी। तो सवाल था कि वह अपनी नैया खुद ही क्यों डुबोएंगे। लेकिन समय के साथ साथ शिप से जुड़ी कई तरह की थ्योरी निकल के सामने आने लगी, जिसमें से पहली थ्योरी ये थी कि जहाज पर कुछ स्क्रैच थे। कैप्टन की तलवार पर भी खून था। हो सकता है कि किसी क्रू मेंबर ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया हो और सबको मार दिया हो और फिर नाव लेकर निकल गया हो। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि डेग्रेडिया शिप के कैप्टन मोरहाउस ने इंश्योर के पैसों के लालच में मेरी सेलेस्ते जहाज के सभी लोगों का कत्ल कर दिया और उनकी लाशों को समुद्र में फेंक दिया होगा। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स और कैप्टन मोरहाउस ने मिलकर सबको मारने की प्लानिंग रची होगी और मेरी सेलेस्ते के सारे क्रू मेंबर को मारकर कैप्टन ब्रिक्स अपने परिवार
परिवार को लेकर निकल गए होंगे ताकि कैप्टन मोरहाउस को पैसे मिले और दोनों आधा आधा बांट सके। और शायद इसी थ्योरी के कारण जिब्राल्टर लॉ कोर्ट ने कैप्टन मोरहाउस को सेल्वेज लॉ के अकॉर्डिंग उसे पूरे पैसे नहीं दिए। चौथी थ्योरी ये कहती है कि समुद्र में मेरी सेलेस्टे किसी तूफान से टकराया होगा जिसके कारण उसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया होगा। इस बीच कार्गो के कुछ डिब्बे चटक गए होंगे जिनसे इंडस्ट्रियल एल्कोहल सीपेज होने लगा होगा और एल्कोहल की तेज गंध उनसे बर्दाश्त नहीं हुई होगी। ज्यादा सूंघने की वजह से वे ठीक से सोच नहीं पा रहे होंगे। इन सब के कारण जहाज में ब्लास्ट होने का खतरा भी बढ़ गया होगा, जिसके डर से ब्रिग्स को खतरा टलने तक मेरी सेलेस्टे से जुड़ी लाइफ बोट पर अपने दल को इकट्ठा करना पड़ा होगा। लेकिन शिप से रस्सी टूट जाने के कारण वो सब मर गए होंगे। आखिर एक छोटी सी नाव इतने लोगों को लेकर कितनी दूर तक जा सकती थी। पांचवी थ्योरी ये कहती है कि समुद्र में कोई बहुत भयानक और खतरनाक जीव निकला होगा जिसने सभी को मारकर उन्हें खा लिया होगा। खैर इन पांचों थ्योरी में से सभी थ्योरी का सही होना इम्पॉसिबल है सिवाय चौथी थ्योरी के, जो कि कुछ हद तक लॉजिकल है। लेकिन इसकी सच्चाई के बारे में अगर कोई जानता है तो वो खुद मेरी सेलेस्टे है और दूसरा कोई अगर जानता है तो वो खुद समंदर है। इन थ्योरीज के बीच जहाज के श्रापित होने की खबरें भी फिर से उड़ने लगी। दरअसल जब से मेरी सेलेस्टे जहाज बना था उसके साथ कुछ अजीब ही हो रहा था। इस जहाज के साथ जो भी जुड़ा मारा गया या पूरी तरह बर्बाद हो गया। लोग इसे खरीदने या इस पर सफर करने से डरने लगे। इस जहाज के कैप्टन बदलते रहे मगर उनके मरने का सिलसिला कभी नहीं थमा और आखिर में कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स का भी यही हाल हुआ और मेरी सेलेस्टे हमेशा के लिए घोस्ट शिप बन गया। लेकिन 6 साल बाद वो हुआ जिसने सबका दिमाग हिलाकर रख दिया। कैप्टन जॉन पार्कर ने इस शिप से पैसे कमाने के लिए इस वर्थलेस कार्गो को इंश्योर करवाया और मेरी सेलेस्टे में भरकर हाइटी के पास जाकर कैप्टन ने इसमें आग लगा दी और फाइनली 1861 से शुरू हुई मेरी सेलेस्टे की जर्नी की राख को समुद्र की गहराइयों में दफन कर दिया गया। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेशन में इस बात का पता चला तब कैप्टन जॉन पर केस चला, पर फिर भी वो और उनके साथी जेल जाने से बच गए। लेकिन मजे की बात तो ये है कि वो लॉ से तो बच गए लेकिन शिप के श्राप से वो नहीं बच पाए। इस इंसिडेंस के महज 3 महीने बाद गरीबी से कैप्टन की मौत हो गई और उनका साथी पागल हो गया और दूसरे ने खुदकुशी कर ली। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये शिप सच में पनौती थी या फिर कोई और बात है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको लाइक करने के लिए जरूर इम्प्रेस किया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में।